हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स वर्ल्ड एंड अनदर वीडियो ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्टली 3 to 4 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही हैं, जो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। उसे हम जब हम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तब तक आज हम देखेंगे डिमांड एनालिसिस, डिमांड क्या होता है और डिमांड के डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैं आपको बता दूं, डिमांड एनालिसिस ये टॉपिक जो है थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो शायद इसके 3 से 4 वीडियोस आएंगे, 3 से 4 पार्ट्स आएंगे अलग अलग, क्योंकि इस टॉपिक को हम लाइटली लेकर बिल्कुल नहीं चल सकता। इस टॉपिक को हमें बहुत ही थॉरली और अच्छे से पढ़ना है। सो इसलिए 3 to 4 पार्ट्स तो इसके डेफिनेटली लाने ही पड़ेंगे, आएंगे ही। सो डिमांड एनालिसिस क्या है ये देखते हैं। अगर आम भाषा में अगर हम कहें डिमांड क्या है, तो आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जो हमारी इच्छा होती है किसी चीज़ को खरीदने की, किसी चीज़ को खरीदने की जो डिज़ायर होती है उसे हम डिमांड कहते हैं आम भाषा में। लेकिन इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में सिर्फ इच्छा या डिज़ायर को हम डिमांड नहीं कह सकते। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड एग्जैक्टली किसे कहते हैं, यहाँ पर हमें डिमांड की काफ़ी लंबी सी एक डेफिनेशन है, वो हमें यहाँ पे नहीं रटनी है क्योंकि उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बस डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, डिमांड एग्जैक्टली होता क्या है, ये हमें उसके बेसिक पॉइंट्स सिर्फ देखने हैं, उसके बेसिक चीज़ जो है वो हमें सिर्फ जाननी है। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आपके पास लाया है कि डिमांड एग्जैक्टली होती क्या है। तो डिमांड में एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होता है ये देखते हैं। In economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. इकोनॉमिक्स में डिमांड किसे कहा जाता है? अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल हमें एक न्यू कार खरीदनी है, ठीक है। वो कार खरीदने के लिए इस पर्सन के पास उतने पैसे भी हैं और साथ ही साथ ये वो पैसे उस कार को खरीदने के लिए यूज़ भी करना चाहता है। पैसे यूज़ करने की भी इसकी इच्छा है, कार खरीदने की भी इच्छा है और साथ ही साथ उसके पास उतने पैसे भी हैं जो पैसे में उसको वो कार मिले। इसी को यहाँ पर कहते हैं डिमांड होना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ अ पर्सन हैज़ the desire to purchase a new car but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. अगर उसके पास वो चीज़ खरीदने की पावर नहीं है, पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी इच्छा है वो चीज़ खरीदने के लिए, तो वो यहाँ पर डिमांड नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर उसे सिर्फ डिज़ायर कहा जाएगा, सिर्फ एक इच्छा कही जाएगी कि उसे वो खरीदना है। यहाँ पर डिमांड सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाता है जब डिज़ायर हो, इच्छा हो, विलिंगनेस टू परचेस हो एंड एबिलिटी टू पे हो। जब ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट हो तभी ही इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को डिमांड कहा जाएगा, ठीक है। The demand arise out of the 3 things: desire and want of the commodity, willingness to pay and ability to pay. किसी भी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा होना, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। वो चीज़ खरीदने के लिए हम उतने पैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उतने पैसे दे सकते हैं, वो पैसे देने की हमारी इच्छा है। हमारी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वो पैसे हम दे सकते हैं, वो पैसे हमें वहाँ पर खर्च करने की इच्छा है और हमारे पास उतने अमाउंट में पैसे भी है। तो ये सारी चीज़ें जब प्रेजेंट होती है इकोनॉमिक्स में तब उसे कहा जाता है डिमांड। व्हेन ऑल दिस 3 थिंग्स आर प्रेजेंट, द कंज्यूमर प्रेजेंट्स हिज डिमांड इन मार्केट। तभी ही कंज्यूमर उसकी डिमांड मार्केट में रख सकता है। तो डिमांड क्या होती है इन इकोनॉमिक्स? अगर सिर्फ सादे आम लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो डिमांड मतलब हमारी इच्छा, हमारा डिज़ायर, इसे हम मान सकते हैं डिमांड। बट इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डिज़ायर एंड वांट द कमोडिटी, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जब ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होगी तभी ही इसे डिमांड कहा जाएगा इन इकोनॉमिक्स। अब डिमांड को डिटरमाइन करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से कुछ फैक्टर्स आज हम पढ़ेंगे।
डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। उसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद आता है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। तो ये कुछ डिटरमाइंड्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस या इसके लेंदी जो डेफिनेशंस हमें दिए गए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, वो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस हमें इन सारी फैक्टर्स के जो बेसिक्स है, किस तरीके से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस एंड कमोडिटी में, किस तरीके से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये सब हमें सिर्फ याद रखना है। इसी पे क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में हमें क्या बताया है? Price determines the demand for a commodity to a large extent. Consumer prefer to purchase a product in large quantities when price of a product is less, and they purchase a product in small quantities when price of product is high. जब अगर बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर क्या है, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस हाई होती है तब उस चीज़ की डिमांड लो हो जाती है, और जब उसकी प्राइस लो हो जाती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो जाती है। जब प्राइस बढ़ती है डिमांड घट जाती है, जब प्राइस घट जाती है डिमांड बढ़ जाती है, और इसी के साथ साथ प्राइस एंड कमोडिटी का यहाँ पर हो जाता है इन्वर्स रिलेशनशिप। ये हमें याद रखना है, प्राइस एंड कमोडिटी का ऑलवेज इन्वर्स रिलेशनशिप ही होता है। इसी बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से पूछा जाएगा। जब डिमांड बढ़ती है प्राइस घटती है, जब डिमांड घटती है प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको उल्टा कहा है, जब प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है, जब प्राइस घटती है डिमांड बढ़ती है, और इसी के साथ साथ प्राइस ऑफ कमोडिटी का यहाँ पर हो जाता है इन्वर्स रिलेशनशिप। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Income of a consumer decides purchasing power, which in turn influences the demand for the product. Rise in income will lead to a rise in demand for the commodity, and a fall in income will lead to fall a demand for a commodity. इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या बताया गया है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमें यही बताया गया है, जब कंज्यूमर की इनकम हाई होती है तो उस टाइम उस कंज्यूमर का, उस कस्टमर का जो भी डिमांड होता है, उसकी फैमिली का जो डिमांड होता है, वो ऑब्वियसली जब इनकम हाई होती है तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाता है। जब इनकम लो होती है, जब इनकम कम होती है, तब डिमांड्स ऑब्वियसली कम हो जाते हैं उस कस्टमर के, उनके फैमिली के। तो यहाँ पर इनकम का क्या रिलेशनशिप हो जाता है? यहाँ पर इनकम का हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि जब इनकम कम होगी डिमांड भी कम होगी, जब इनकम बढ़ेगी तब डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। जब इनकम बढ़ेगी तब डिमांड बढ़ जाएगी उस कंज्यूमर की, और जब इनकम यहाँ पर लो हो जाएगी तो कंज्यूमर की डिमांड भी यहाँ पर लो हो जाएगी। यहाँ पर हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज। सो प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में और सर्विसेज में हमें यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर दो तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और दूसरा होता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मतलब क्या? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट will cause a decrease in the quantity demanded of a complementary product. Example, rise in the price of bread will be reduce the demand for butter. This arises because the product are complementary in nature.
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में क्या होता है, जॉइंट, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जॉइंट टाइप ऑफ डिमांड, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रेड खरीद रहे हैं तो उसके साथ हम बटर भी खरीदते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रेड की प्राइस हाई हो जाती है तो यहाँ पर विल बी रिड्यूस द डिमांड फॉर बटर, डिमांड की बटर की जो डिमांड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर एक इजी एग्जाम्पल हम और लेते हैं, कार एंड पेट्रोल। अगर हम यहाँ पर समझो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई, पेट्रोल की प्राइस अगर यहाँ पर इंक्रीज हो गई तो कार की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। लोग कहेंगे कि पेट्रोल के तो दाम बढ़ रहे हैं तो हम क्यों कार खरीदें, उससे अच्छा तो लोग ओला उबर में जाना पसंद करेंगे या तो फिर कोई और ट्रांसपोर्टेशन लेना पसंद करेंगे जहाँ पर उन्हें ज़्यादा खर्च ना करना हो, ठीक है। तो जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, कार की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ पर ब्रेड की प्राइस बढ़ जाती है तब यहाँ पर बटर की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर क्या हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर हो जाता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, कार की प्राइस घट जाएगी, जब ब्रेड की प्राइस बढ़ जाएगी, बटर की डिमांड घट जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में हमारा हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल कॉज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट होना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं टी एंड कॉफ़ी। अगर टी की प्राइस यहाँ पर बढ़ जाती है, टी की प्राइस अगर यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है तो जो कॉफ़ी की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर टी की प्राइस कम हो जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाएगी। यहाँ पर हमारा हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट यानी जॉइंट प्रोडक्ट हम कहते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल होगा कार एंड पेट्रोल का। ये बटर एंड ब्रेड के एग्जाम्पल पे आप ज़्यादा फोकस ना कीजिए, कार एंड पेट्रोल को आप अच्छी तरीके से याद रखिए, उसी के हेल्प से आपको ये अच्छी तरीके से याद रहेगा। जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, कार की डिमांड यहाँ पर कम हो जाएगी और उसी के साथ साथ यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो एक दूसरे के बिहाफ में हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर हम चाय की प्राइस यहाँ पर बढ़ गई तो हम चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर चाय की प्राइस यहाँ पर घट गई तो कॉफ़ी की डिमांड घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्लीज़ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही क्लियर बात है, मैंने बहुत ही आसान से लैंग्वेज में यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस में हमें क्या बताया है, expectations of higher income or expecting an increase in price of goods will lead to an increase the quantity demanded. Similarly, expectations of a reduced income or lowering in price of goods will decrease the quantity demanded. सो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस में हमें यहाँ पर क्या बताया है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर इनकम और एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स विल लीड to an increase the quantity demanded. Similarly, expectations of
a reduced income or a lowering in price of goods will decrease the quantity demanded। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो एक्सपेक्ट करता है हाई हो जाएगी और किसी भी कमोडिटी की जो प्रोडक्ट की प्राइस है, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो क्वांटिटी होगी, कंज्यूमर की जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, वो वहाँ पर वैरी करेगी। किस तरीके से, अगर कंज्यूमर की इनकम एक्सपेक्ट होती है अगर हाई होने की, तो वहाँ पर उसकी जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर उसकी इनकम लोअर एक्सपेक्टेशंस करता है तो वहाँ पर प्राइजेज ऑफ गुड्स विल बी डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। If a commodity is a necessity and its use unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding prices. For example, medicine to control blood pressure। अब यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या बताया गया है, चाहे हमारी इनकम हाई हो, चाहे हमारी इनकम लो हो, चाहे हमारी डिमांड हो, चाहे हमारी डिमांड ना हो, बट जो एसेंशियल गुड्स है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं हमारी लाइफ के लिए, वो हम यहाँ पर ख़रीदने ही है, वो हम यहाँ पर ख़रीदते ही है। चाहे हमारे पास वो ख़रीदने के लिए हमारी इनकम हाई हो, हमारी इनकम लो हो, हमें उस चीज़ की डिमांड हो चाहे ना हो, बट अगर वो चीज़ हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है तो उसे हमें ख़रीदना ही है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है मेडिसिन टू कंट्रोल अ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की जो मेडिसिन्स होती है या कोई भी मेडिसिन्स होती है जो हमें लेनी ही है, जिसके अलावा हम बिल्कुल नहीं रह सकते, वो एसेंशियल है हमारे जीने के लिए, वो हमें लेने ही है। जिस तरीके से हमारे घर का राशन हो गया वो हमें लेना ही है, भले ही हमारे इनकम हाई हो, हमारी इनकम लो हो, हर महीने में राशन तो हमें लगता ही है, हर महीने में खाना तो हमें लगता ही है, हर दिन खाने को तो हमें चाहिए ही होता है। तो उस तरीके से यहाँ पर बात बन जाएगी, यहाँ पर बात बन जाएगी डायरेक्ट रिलेशनशिप की। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand for a commodity। अगर population high है, अगर population high है तो obviously demand यहाँ पर बढ़ जाएगी लोगों की। अगर population low है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिमांड लो हो जाएगी लोगों की। यहाँ पर भी बन जाता है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अगर किसी कस्टमर को लगता है, यहाँ पर क्या लिखा है ये हम पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। Similarly, if the expects the price to rise in future, he will be buy more in the present at the prevailing price। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस हमें लगता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी डिमांड हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ने वाली है इन फ्यूचर तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड हम बढ़ा लेंगे। अगर प्राइस घटने वाली है, प्राइस अगर कम होने वाली है इन फ्यूचर, तो उस प्रोडक्ट की अभी प्रेजेंट में हम डिमांड क्या करेंगे, कम कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बन जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये बात हमें अच्छी तरीके से याद रखनी है। यहाँ पर हमारा बन जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो एट प्रेजेंट अभी उस चीज़ की डिमांड हम बढ़ा लेंगे, उसे क्वांटिटी में खरीद लेंगे। किसी भी चीज़ की प्राइस अगर फ्यूचर में कम होने वाली है तो उस चीज़ की जो डिमांड अभी करंट सिचुएशन में है हमारे लिए वो हम कम कर लेंगे, क्योंकि वो हम खरीदेंगे बाद में जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली के जब सीजन्स होते हैं तब काफ़ी सारी चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स होने दो या गोल्ड होने दो, इन सारी चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है। तो बहुत से लोग वेट करते हैं दिवाली आने का। जब दिवाली आएगी तब हम हमारे
जो भी प्रोडक्ट हमारी जो भी डिमांड है, जो भी प्रोडक्ट हमें खरीदने हैं वो हम पूरी कर लेंगे, वो हम खरीद लेंगे, यही सोच के कि हम यही सोचते हैं क्योंकि दिवाली में उसके प्राइस घट जाएंगे, तो अभी करंट सिचुएशन में हमें उस डिमांड को वहीं पे रोक देना है, उस चीज़ को नहीं खरीदना है। जब उसके प्राइस कम हो जाएंगे हम वो चीज़ खरीद लेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यही था डिमांड। आज हमने देखा डिमांड क्या होता है और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हमने जाने। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो माय कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के कुछ पॉइंट्स हमारे बाकी है वो भी हम ले लेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिमांड देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। डिमांड का ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी है, तो 3 से 4 पार्ट्स में इसे हम कवर कर लेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय कॉमर्स वर्ल्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।